नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। प्रिय छात्राओं, आप सभी का मैं कुमार संतोष संस्कृत साहित्य की इस क्लास में हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। प्रिय छात्राओं, जैसा कि आपको विदित है कि आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित एक प्रमुख पुस्तक के संदर्भ में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं और वो प्रसिद्ध पुस्तक है अभिज्ञान शाकुंतलम। आपके सेकंड ईयर में द्वितीय जो प्रश्न पत्र है उसमें एकमात्र पुस्तक है अभिज्ञान शाकुंतलम जो चल रही है और उसी को आगे बढ़ाते हुए आपके अध्यापन में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। जैसा कि आपको विदित है कि अभिज्ञान शाकुंतलम नामक जो नाटक है जिसके प्रणेता प्रवर्तक हैं कवि कुल चूड़ामणि महाकवि कालिदास, संस्कृत के विख्यात साहित्यकार हैं, सर्वतोमुखी प्रतिभा के धनी हैं और इनकी उपाधि इनको दीपशिखा कालिदास और उपमा सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। दीपशिखा कालिदास की जो एक उपाधि मिली है वो रघुवंशम नामक महाकाव्य में जो षष्ठम सर्ग में जो 67वां श्लोक है संचारिणी दीपशिखा वाला, उसके कारण इनको साहित्य प्रेमियों के द्वारा ये उपाधि प्रदान की गई दीपशिखा कालिदास। उपमा अलंकार के संदर्भ में तो ये बेजोड़ है, इनका कोई सानी नहीं है साहित्य जगत में, इसलिए इनको उपमा सम्राट, क्योंकि आपने पढ़ा है सुना है उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम् दंडिने पद लालित्यम् आगे संति त्रयो गुणा। साहित्य जगत में उपमा के प्रयोग में महाकवि कालिदास अपना कोई सानी नहीं रखते। इनकी जो रचनाएं हैं वो 7 रचनाएं हैं जिनको हम 3 भागों में बांटा है और कौन कौन से आप देख लीजिए। सबसे पहले महाकाव्य, खंडकाव्य और नाटक, 3 भागों में इनकी 7 रचनाओं का विभाजन किया गया। महाकाव्य इनके 2 हैं, रघुवंशम और कुमार संभवम। रघुवंशम और कुमार संभवम 2 इनके महाकाव्य। खंडकाव्य या गीतिकाव्य के रूप में इनके 2 रचनाएं विख्यात हैं। वो है ऋतु संहार जिसमें सब ऋतुओं का वर्णन है और एक है मेघदूतम जिसके 2 भाग हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ के नाम से। अब देखिए सर, इनका जो समय है यानी कि साहित्य को 7 धरोहर के रूप में 7 रचनाएं प्रदान करने वाले हैं। इस प्रकार का प्रखंड विद्वान पंडित साहित्य जगत में कब पैदा हुआ, निश्चित रूप से तो इनके संदर्भ में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ किंवदंतियों के आधार पर इनका समय ईसा पूर्व प्रथम सदी या गुप्त काल के समकालीन माना जाता है। यानी कि इनको समुद्रगुप्त के दरबारी कवि के नाम, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि के नाम से भी दरबारी कवि भी रहे हैं। अब देखिए आपका अभिज्ञान शाकुंतलम चल रहा है, कुछ श्लोक हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो एक श्लोक आता है प्रथम अंक का 13वां श्लोक जिसमें आश्रम का एक स्वाभाविक चित्रण किया गया है, नैसर्गिक चित्रण है। महाकवि कालिदास की रचनाओं में प्रकृति का स्वाभाविक चित्रण भी किया गया है जो इनके काव्य में एक अलंकरण का कार्य करती है। वो श्लोक देखिए आप, जो सारथी है वो राजा को दिखा रहे हैं कि हम आश्रम के सन्निकट हैं, किस तरह से है वो श्लोक। तो आश्रम का स्वाभाविक वर्णन है, निवारा सुख गर्भे कुटर मुख भ्रष्टा तरुणामो अदे प्रेस्निग्धा क्वचिद इंगोदी फलभि सूच्यन्ते एवे उपला विश्वासोपमागात भिन्न गतये शब्दम सहन्ते मृगा तोयाधार पताचे वलकल शिखानि रेखा। इस श्लोक में राजा दुष्यंत जो पूर्ववंशीय सम्राट हैं और इस अद्भुत नाटक के नायक हैं, वो अपने साथी से क्या कह रहे हैं कि वृक्षों के नीचे तोतों से युक्त कोठरों के अग्रभाग से घिरे हुए वर्ण कर्णधार दिखाई पड़ रहे हैं। कहीं पर इंगोदी के फलों को तोड़ने वाले चिकने जो पत्थर हैं वो इधर उधर बिखरे पड़े हुए हैं और आश्रम में रहने वाले मृगों को इस बात का विश्वास है कि उनको कोई किसी प्रकार की हानि या नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसलिए
वो अपनी गति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं और झोपड़ियों से लेकर सरोवर तक के जाने वाले जो मार्ग हैं वो वल्कल वस्त्रों के आगे भाग से निकलने वाले पानी से जो रेखा है वो दिखाई दे रही है। यानी जब मुनि सरोवर में से स्नान कर करके अपनी झोपड़ी या कुटी में प्रवेश करते हैं तो उनके वल्कल वस्त्रों से जो सरोवर का पानी है वो एक रेखा के रूप में रेखांकित होकर दिखाई दे रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि निश्चित ही ये क्या है, आश्रम के पास हम पहुंच चुके हैं। जैसे ही पुरुवंशी सम्राट राजा दुष्यंत क्या करते हैं, तपोवन के पास पहुंचते हैं तो उनकी जो दाहिनी भुजा है वो फड़कने लग जाती है। महाकवि कालिदास सगुन शास्त्र के प्रखंड ज्ञाता है। सगुन शास्त्र जैसे सगुन होते हैं ना, कि आप किसी भी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं तो भरा हुआ कलश आपको मिलता है, तो समझ लीजिए आपका कार्य शीघ्र ही पूर्ण होने वाला है, आपकी जो अभिलाषा है, मनोरथ है वो पूर्ण होने वाला है। तो इस के बारे में महाकवि कालिदास बखूबी से सगुन शास्त्र के ज्ञाता के रूप में ज्ञात होते हैं कि शांतम इदम आश्रम पदम स्मृति च बाहुकुते फलम इह अस्य अथवा भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। जैसे ही पुरुवंशी सम्राट राजा दुष्यंत कण्व ऋषि के आश्रम में प्रविष्ट होते हैं तो वो सोचते हैं क्या, एकदम आश्रम परम शांतम, ये जो आश्रम है वो शांत प्रधान है, यानी इस आश्रम में संयमी लोग रहते हैं, यानी जिनका इंद्रियों पर निग्रह होता है, ऐसे लोग यहाँ पर रहते हैं। बाहुच स्मृति, लेकिन फिर भी मेरी जो दाहिनी भुजा है वो फड़क रही है, ये असफल होता है। इसका फल यहाँ पर कैसे प्राप्त हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि आश्रम में रहते हैं संयमी व्यक्ति। और ये जो सगुन शास्त्र है ये कहता है किसी भी पुरुष की अगर दाहिनी भुजा फड़क रही है तो उसको निकट भविष्य में किसी सुंदर स्त्री की प्राप्ति होने वाली है। वो कहते हैं, दूसरी पर वो सोचते हैं भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, अर्थात जो होनी होती है उसके दरवाजे सभी जगह खुले होते हैं। अगर मेरे भाग्य में इस आश्रम में भी किसी सुंदर स्त्री की प्राप्ति लिखी है तो वो फल मुझे अवश्य प्राप्त होगा। भाग्यवादी है कौन? महाकवि कालिदास। इसीलिए वो इस बात को कालिदास के मुख से कह रहे हैं कि भवितव्या नाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, यानी जो होनी होती है उसके दरवाजे सभी जगह क्या होते, खुले होते हैं। अर्थात मेरे भाग्य में अगर किसी सुंदर स्त्री की प्राप्ति लिखी है तो वो भी मुझे क्या होगी, इस आश्रम में भी प्राप्त हो सकती है। और